नमस्कार मित्रों। भास्कर चौधरी छत्तीसगढ़ के हैं, पेशे से शिक्षक हैं और बच्चों को लेकर के जनजाति, विशेष करके जनजातीय बच्चों को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के वो निरंतर सक्रिय रहे हैं और कई अभिव्यक्ति के माध्यमों में, कलाओं में, मीडिया में उन्होंने इन चीज़ों को लेकर के लगातार अपने एक्टिविज़म को दिखाया है। भास्कर चौधरी छत्तीसगढ़ के तमाम साहित्यिक आयोजनों से भी जुड़े हैं और संभवतः मेरी 2 बार की उनसे मुलाकातें भी हैं वहाँ कार्यक्रमों के दौरान। और जब से चूँकि पत्रिकाओं में लगातार लिखते भी रहे हैं तो मुलाकात तो बाद में हुई और उनसे और उनके लेखन से, उनके एक्टिविज़म से मेरा परिचय बहुत पहले हो चुका था। निरंतर हम लोग संवादरत भी रहे। अभी पिछले हफ्ते डाक से उनका कविता संग्रह एक मेरे पास आया, भास्कर चौधरी चयनित कविताएं। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन है, एक नया प्रकाशन में सुन रहा हूँ काफ़ी दिन, और उसका एक पहली किताब है इस प्रकाशन की। दूसरी शुक्ला चौधरी जी की भी आई हैं जो भी दुनिया में नहीं है, वो भी मेरे पास रखा है। उस पर मैं किसी दिन YouTube पर आकर उस पर भी बात करूँगा। भास्कर जी का ये कविता संग्रह मैंने पढ़ा, विशेष करके उनकी चयनित कविताएं ये है और प्रलेख पब्लिकेशन से ही आया हुआ है। तो इसमें कुछ कविताएं तो उनकी पहले की ही कविताओं की तरह है, या कुछ पहले की या कुछ नई कविताएं। इधर की जो उनकी नई कविताएं हैं विशेष करके, तो वो सारी कविताएं इस संग्रह में हैं। और जिस रूप में, जिस रचनात्मक दिशा के रूप में भास्कर चौधरी चल रहे थे, जो उनका पहले कविता संग्रह में दिखाई दिया, विशेष करके बच्चों के लिए, प्रकृति के लिए और लोकतंत्र के प्रति एक अनास्था का भाव, और शहरी का विशेषकर अपने पर्यावरण को लेकर के, लोक को लेकर के, जंगल को लेकर के, जल को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, जो पर्यावरण के प्रति आत्मीयता को लेकर के, जो लोकतंत्र के प्रति उसके जो उनके अंदर अनास्था का भाव है, वो सारी चीज़ें इस नए कविता संग्रह में भी उनकी दिखाई देती हैं। वो जिस काव्य यात्रा का आरंभ, अपनी काव्य यात्रा का आरंभ अपने पहले कविता संग्रह, कुछ हिस्सा उनका भी है, इस टाइप का उनका वो कविता संग्रह है। तो उसी जो कुछ हिस्सा तो उनका भी है, उस कविता संग्रह में जिस विचार को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, वही विचार उनके इस कविता संग्रह में भी दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इसको मैं एक नए अर्थों में कहूँगा कि उन्होंने उस कविता संग्रह में जो अपने लोक के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में जो बड़ी सूक्ष्मता से और बहुत ही एक जो नए नए प्रयोग उन्होंने किए थे, विशेष करके भाषा के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, भावनाएं तो हम समझ सकते हैं कि ये दौर जो हमारा विशेष करके 1991 में जो सबसे बड़ा परिवर्तनकारी दौर हमारे इस देश के लिए रहा, इस मुल्क के लिए रहा, जो आम नागरिक के लिए रहा, तो 1991 के बाद जब से आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ, 1991 में आर्थिक उदारीकरण लागू होता है, जनता इसके प्रतिरोध में उतरती है। देश के बड़े बड़े विचारक, विचारवान व्यक्ति इस आर्थिक उदारीकरण के लिए जनमत तैयार करते रहे होते हैं उस समय। तभी उस समय बाबरी मस्जिद का ध्वंस होता है और जिस चीज़ का विरोध होना चाहिए था, इस पूंजीवाद के आगमन का, जिसके लिए कि भारतीय लोकतंत्र में एक सुगम पथ बना दिया गया था, उस चीज़ का विरोध नहीं हो सका। और नागरिक और इस देश के अंदर एक विशेष सांप्रदायिक भावनाओं के द्वारा लोगों के अंदर विभाजन जो होते चले गए, बंटवारे होते चले गए, झगड़े बढ़ते चले गए, उन्हीं को लेकर के राजनीति की दिशा तय होने लगी। बहसों में, अखबारों में, मीडिया में वही चीज़ें आकर के आने लगी जो भारतीय राजनीति में उस दौर में घट रही थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बहस कि जिस पर कि होना चाहिए था, इस देश की जनता को बहस करना चाहिए था, उस चीज़ पर वो जो हमारा था मुद्दा,
आर्थिक उदारीकरण का, वो बहस से विस्थापित हो गया, वो तिरोहित हो गया। और आगे चल करके जब ये सारी बहसें जो उस समय फैलाई गई थी उनके आगमन के लिए, वो सारी बहसें जब खत्म हुई, तब आर्थिक उदारीकरण के जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे सामने आना आरंभ हुए और कवियों की, लेखकों की चिंताएं इस तरफ बढ़ने लगी। वैसे लोकतंत्र के प्रति अनास्था का भाव पहले से रहा है। विशेष करके 70 के दशक में, 60 के दशक में भी मोहभंग की कहानी आई थी। जब नई कहानी का भी स्टार्टिंग हुआ तो लोगों ने कहा कि नए किस्म की कहानी, तो मनुष्य की आज़ादी को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, लोकतंत्र में जो सपने देखे गए थे उनको लेकर के जो कहानी आई, तो उनमें भी कहीं ना कहीं पर लोकतंत्र के प्रति अनास्था का भाव रहा है। पर लेकिन इस दौर में जो लोकतंत्र के प्रति अनास्था का भाव आया, उसके प्रति सबसे बड़ा जो हो तो कारण रहा हमारा पूंजीवाद। वो पूंजीवाद, वही आर्थिक उदारीकरण धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सारे संसाधनों पर काबिज हो गया। रोजगार देना है तो विकास करिए, विकास करना है तो सरकारी कंपनी का, सार्वजनिक कंपनी का, निजी संपत्ति का, व्यक्तियों की संपत्ति का, खेतों की, जंगलों की, नदियों की नीलामी करिए। अगर नीलामी होगी तो सस्ते मजदूर चाहिए, इसके लिए बच्चों को भी शोषित किया जाने लगा, बच्चों का भी शोषण होने लगा, स्त्रियों का भी शोषण होने लगा, पुरुषों का होने ही लगा था। नौकरी के बहाने उनसे मेहनत ली जाने लगी, कम दाम दिए जाने लगे, मजदूर आंदोलनों को नष्ट किया गया, मजदूर संगठनों को नष्ट किया गया, क्योंकि इनके रहते अंधाधुंध पूंजीवाद नहीं लाया जा सकता था। इसके लिए जंगल काटे गए। जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो बिक्री के लिए बाजार चाहिए, बाजार के लिए गांव उजाड़े गए, जंगल उजाड़े गए, जो तो नए नए शहर पैदा किए गए और नई बस्तियां बसाई गई, बाजार बसाया गया। वो जंगल जो उजाड़े गए, वो जो जमीन छीनी गई, वो किसकी थी, वो कौन थे, उनको विस्थापित किया गया। तो सबसे बड़ी जो संकट आया तो हमारे इस आर्थिक उदारीकरण और अंधाधुंध की पूंजी निवेश के द्वारा है। इसके साथ ही साहित्य में नए एक उत्तराधुनिकता का जन्म हुआ। जो पुराना रूपवाद था, संरचनावाद था, उसकी हम लोग आलोचना करते थे। हमारे लोग, धर्मी कवि, लेखक, आलोचक उसकी आलोचना करते थे। हमारे आलोचक वर्ग को लेकर के चला करते थे। अब आर्थिक उदारीकरण ने इतना ज़्यादा फासला दिया, इतना ज़्यादा विखंडन कर दिया, इतनी तोड़ फोड़ की कि नई नई अस्मिताएं उभर करके सामने आई। विशेष करके जात को लेकर के, लैंगिकता को लेकर के और शोषण के उस प्रारूप को लेकर के जो सदियों से चला रहा था, नई नई अस्मिताएं आई। सारी अस्मिताओं की केंद्र का विरोध एकदम केंद्रिकता के प्रति होता है। जैसे कि स्त्रीवाद का जो केंद्रिकता थी पुरुष था, दलित साहित्य की केंद्रिकता ब्राह्मणवाद रहा, आदिवासी की केंद्रिकता पूंजीवाद रहा। इस तरह की तमाम अस्मिताएं आई और जो वर्ग की संकल्पना है वो भी कहीं ना कहीं से टूटी, खंडित हुई। एक तरफ आपके मजदूर आंदोलन खत्म हुए, उस तरफ उस आंदोलन को बढ़ाने वाली जो अवधारणा है उस अवधारणा को भी ला करके खत्म किया। भास्कर चौधरी अपने इस कविता संग्रह में इन सारी चीजों पर बात करते हैं और इन अस्मिताओं के उभार के क्रम में वो एक दो नई अस्मिताओं पर बात करते हैं कि जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और उन अस्मिताओं की जो केंद्रिकता है वो परंपरागत अस्मिताओं की केंद्रिकता से पृथक है। इनकी केंद्रिकता जो है वर्ग को तो तोड़ने की नहीं है, उसी वर्ग समूह को वो केंद्रिकता मानते हैं जो वर्ग समूह हमारे लोकतंत्र को, हमारे समाज को, हमारी भाषा को, हमारी सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर रहा है। उसी वर्ग को अपनी वो केंद्रिकता मानते हैं भास्कर चौधरी और उसकी वो चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है, जब वो बच्चों पर बात करते हैं तो उनकी केंद्रिकता में बच्चों का शोषण होता है। और वो शोषण जो बच्चा फैक्ट्री में, मजदूर में, रेलवे के डिब्बों में,
सड़कों में, होटलों में, ढाबों में जो काम करता है, उसका जो शोषण होता है, उसके श्रम का शोषण होता है, उसका जो मौलिक अधिकार है स्कूल जाना, उसको छीना जा रहा है केवल चंद पैसों के लिए। तो वो केंद्रिकता में उनके वही पूंजीपति होते हैं, वही पूंजीवाद होता है जो उस बच्चे को लाकर वहां फेंक रहा है, कि ना कि समाज होता, क्योंकि समाज हमारा ऐसा कर दिया गया। जिस आदमी को जमीन से बेदखल कर दिया जाए, जिस आदमी के पास रोजगार न रह जाए, उसका बच्चा करेगा क्या? उसके बच्चों को लाकर के ये छोटे छोटे काम देते। भास्कर चौधरी जब पर्यावरण को लेकर के बात करते हैं तो उसमें भी उनकी केंद्रिकता कोई और नहीं होती, वही पूंजीवाद होता है, शहरीकरण होता है, नगरीकरण होता है। उनकी केंद्रिकता एक है, पर लेकिन उसकी वो चर्चा करते हैं। विशेष करके पर्यावरण के इस हमारे इस दौर में इतनी ज्यादा अस्मिताओं का उभार हुआ कि सारी चर्चाओं का केंद्र वही हो गया। जात को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, स्त्री को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, भाषा को लेकर के, उत्तराधुनिकता को लेकर के और तमाम कई तरह के विमर्श आए। लेकिन पर्यावरण को लेकर के जो एक मुकम्मल आंदोलन होना चाहिए था, हिंदी साहित्य में एक मुकम्मल धारा होना चाहिए था, वो नहीं हुई। उसको अस्मिता के रूप में नहीं देखा गया। 2-4 कवि हैं, उनका नाम उंगली में ले लीजिए, जो पर्यावरण को लेकर के लगातार लिख रहे हैं। विशेष करके मैं चर्चा करना चाहूंगा, कोलकाता के कवि हैं नीलकमल जी। उनका कविता संग्रह है ये पेड़ों के, एक उन्होंने जो तो पूरा पेड़ों पर ही लिखा है। भरत प्रसाद है, उनका भी संग्रह पेड़ों पर ही है। और जहां तक कि पर्यावरण की अस्मिता को लेकर के बात, तो विशेषकर हमारे जो पहाड़ी कवि हैं, पहाड़ी कवि के जैसे कि महेश पुनेठा हो गए, शैलेव हो गए, सुरेश सेन निशांत जी रहे हैं, गणेश गनी हैं, हुकुम ठाकुर हैं, जो भी पहाड़ का कवि है वो कहीं न कहीं से प्रकृति को लेकर के, पहाड़ों के टूटन को लेकर के, पहाड़ों में जो कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, इसको लेकर के वो लगातार अपनी कहानियों में, कविताओं में निरंतर बात कर रहे हैं। भास्कर चौधरी, संतोष चतुर्वेदी, राजकिशोर राजन, सिद्धार्थ वल्लभ, ये ऐसे युवा कवि हैं जो अपनी कविताओं में शुरुआत से लेकर के अब तक पर्यावरण के प्रति लगातार चिंतित हैं। और इनकी सबकी ये सामूहिक चिंताएं ये व्यक्त करती हैं कि अब हिंदी साहित्य में पर्यावरण भी एक विमर्श के रूप में आना चाहिए, क्योंकि इसका भी शत्रु वही है जो मानव का शत्रु है। पर्यावरण का भी शत्रु वही है जो हमारी व्यवस्था का शत्रु है। पर्यावरण को वही दूषित कर रहा है जो हमारे लोकतंत्र को दूषित कर रहा है। पर्यावरण का शोषण वही कर रहा है, पर्यावरण को वही नष्ट कर रहा है जो हमारे आपस की भाईचारे को, हमारे सामाजिकपन को और हमारी जो सामूहिक संस्कृति है, हमारा जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको जो नष्ट कर रहा है, वही हमारे पर्यावरण को भी नष्ट कर रहा है। ये भास्कर चौधरी उनकी कविताओं को इस आवाज के साथ हमको पढ़ा जाना चाहिए। आज की चुनौती के रूप में उनको इन कविता संग्रहों को देखा जाना चाहिए। इस दौर में बहुत से कविता संग्रह आए, मनमानी लिखे जा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। कविता लिखने से कोई किसी को रोक नहीं रहा है, ना ही कोई किसी को प्रकाशित कराने से रोक रहा है। लेकिन लिखा जाना और क्यों लिखा जाना, इस बात में अंतर है। आप निरुद्देश्य लिखते रहें कविता, इस पर कविता, उस पर कविता, कोई प्रेम कविताएं भी इस समय बहुत ज़्यादा लिख रहा है। कोई जो हो तो कभी छोटी सी कोई घटना होती है, कुछ भी हो जाए, लंबी कविता लिख देते हैं। एक विशेष किस्म के ढर्रे की कविताएं, टीवी पर समाचार सुन लेंगे, कविता लिख देंगे। बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन जिस चीज़ को लिखे जाने की आवश्यकता है उसका ना लिखा जाना सालता है, कष्ट देता है कि हमारा समय आज क्या लिखे जाने की मांग कर रहा है और हम लोग अपनी कविता में क्या लिख रहे हैं। तो ऐसा जो आज के समय की आवश्यकता है, आवाज जिसको लिखा जाना चाहिए, जब ऐसी कविता कोई हमारे सामने आती है तब उसका उल्लेख करना, उसको रेखांकित करना और उसको सामने रखना हमारा अपना पाठक का एक दायित्व होता है। ये दायित्व होता है कि हमें ये बताना चाहिए कि आज ऐसी कविता की आवश्यकता है और इस कविता को लिखा जाना चाहिए और यही हमारी समाज की
वास्तविक कविता है, असली कविता है। भास्कर चौधरी जंगलों पर, विशेष करके बस्तर पर, जैसा मैंने कहा कि वो इस पर्यावरण का भी एक ही वर्ग शत्रु समझते हैं, जो वर्ग शत्रु हमारे समाज का वर्ग शत्रु है। इसकी उद्घोषणा करती उनकी इस संग्रह की दूसरी ही कविता है बस्तर, तीसरी कविता मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। हमारी पीठ है जंगल की ओर और हम गाड़ी में बैठे बाँच रहे हैं अपने अपने प्रेम के किस्से। जंगल हैरान है पर परेशान नहीं, क्योंकि जंगल का प्रेम से परिचय जंगल के जन्म के साथ ही नहीं हुआ, बंदूक और बारूद से परिचय आदमी की देन है। अर्थात जंगल में प्रेम है, ये जंगल प्रेम की ही पैदाइश है। जंगल में जो भी रहता है, जंगल का दिया खाता है, उसकी हवा लेता है। जो जंगल में रहता है वो नहीं चाहता कि जंगल काटा जाए। जंगल का उद्भव ही प्रेम से है। बस यहाँ पर आज जो बंदूकें और जो बारूद हमको दिखाई दे रही हैं, वो आदमी की देन है, मनुष्य की देन है। ये प्रेम और आत्मीयता वो जंगल के मध्य जो इन्वायरमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है, जो जंगल में रहता है, वो रहने वाला और जंगल के बीच एक आत्मीयता का संबंध होता है। हमारी लोक धर्मिता की थ्योरी में यही कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिस जमीन में रहता है, उस जमीन के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ की संरचनाओं के प्रति, वहाँ के मूल्यों के प्रति उसकी अपनी आत्मीयता होती है। और जब इस आत्मीयता पर कोई संकट आता है तो कभी यह लेखक या व्यक्ति विचलित होने लगता है और वो उन शक्तियों के खिलाफ जाकर के खड़ा होता है जो उसकी आत्मीयता के ऊपर एक संकट बन करके आते हैं। भास्कर चौधरी अपने उसी जंगल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आदमी ही दुश्मन है। अब क्यों दुश्मन है, इसकी भी वो चर्चा अपने विस्तार कविता में करते हैं। देखिए विस्तार कविता, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने वर्ग शत्रु का संकेत किया है, तो क्या संकेत करते हैं। बिक रहे हैं पड़ोस के खेत छोटे छोटे टुकड़ों में, आसमान छूती कीमतों पर इन्हीं खेतों को कभी खरीदा था बिल्डरों ने कौड़ियों के बोल। सिमट रहा है पानी, सिमट रही है हवा, सिमट रहे हैं बरगद नीम बबूल, आकाश सिमट रहा है, शहर का हो रहा है विस्तार। कितनी शक्तिशाली कविता है आज के समय को बताती हुई। आज हमारे समक्ष जो पर्यावरण का जो संकट है, जो खड़ा है कि ना तो आकाश रह जा रहा है, न हवा रह जा रही है, न पानी रह जा रही है, न पेड़ रह जा रहे हैं, कुछ भी नहीं रह जा रहा, खेत भी नहीं रह जा रहे। वो सारी चीज़ें बिक रही हैं, सब कुछ सिमटा जा रहा है और विस्तार केवल एक चीज का हो रहा है, वो शहर का। अब इस शहर के पीछे कौन है, बाजार है। बाजार के पीछे कौन है, अति उत्पादन है। अति उत्पादन के पीछे कौन है, वही पूंजीपति है जो बच्चों से, स्त्रियों से और पुरुषों से बहुत कम पैसा देकर, कम मजदूरी देकर उनका शोषण करते हैं, अति उत्पादन करते हैं। अब वो ला करके बाजार, विकास, रोजगार के नाम पर जंगल कब्जाते हैं, गांव खाली कराते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं और वो ला करके सारी चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। केवल बाजार और विकास, यह विकास पूंजीवाद का एक छलावा है जो हमें अपनी अस्मिता से, अपने जल से, अपने जंगल से, अपने जमीन से, अपने हवा से हमको पृथक कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। विकास केवल उन लोगों को प्रतिस्थापित करता है, स्थापित करता है जो चंद मुट्ठी पर होते हैं, जो शोषक वर्ग होता है, जो सत्ता के एजेंट होते हैं, जो सत्ता पर भी जाकर के काबिज होते हैं और बाकी बहुसंख्यक वर्ग को वो विस्थापित करता है। ऐसी कई कविताएं उनके पहले कविता संग्रह में भी भास्कर चौधरी की थीं। और अब आलम ये हो गया है कि विकास को लेकर के सत्ता भी उन्हीं शक्तियों के साथ में खड़ी है जो शोषक वर्ग का हिस्सा है। इसका भी संकेत अपनी कविताओं में
भास्कर चौधरी जी खूब करते हैं, विशेष करके जैसे बजट कविता उनकी है कि देश का बजट दूसरे देशों की तरक्की का, बम का, बारूद का, बंदूक का। बजट अब केवल इतना रह गया है कि जब हम जंगल में कब्जा करने जाएं तो उसकी रक्षा के लिए कितनी बंदूकें चाहिए, कितने सैनिक चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि जनता का कल्याण किससे हो, भूख का अंत कैसे हो, बेरोजगारी का अंत कैसे हो, आज के शासक के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। उसके लिए महत्वपूर्ण ये रह गया है कि कोई पूंजीपति जंगल में जाकर कितना बड़ा कारखाना लगाए और वहाँ शोषण का फला फूला साम्राज्य कितनी जल्दी विस्तारित हो और एक बहुत बड़ा बाजार बनाया जाए। उनकी समस्या केवल बाजार का बनाना रह गई है, आदमी को प्रतिस्थापित करना रह गया है। यह देश का बजट इसमें जाकर के एक बजट के बहाने वो शासन की एक मंशा को ला करके रख रहे हैं। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की एक तरह की निंदा ही है। जो 70 के दशक में जो हमारे यहाँ आया था कि लोकतंत्र के प्रति जो लोगों का एक मोहभंग हुआ था, वो आज इस घोर पूंजीवादी दौर में लोकतंत्र के प्रति अनास्था का सवाल बन गया है, प्रतिरोध का सवाल बन गया है। भास्कर चौधरी अपनी बहुत सी कविताओं में वो डायरेक्ट सीधे सीधे लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं। अमूमन होता है कि लोकतंत्र में जो हमारा सत्ताधीश होता है जनता के द्वारा चुना हुआ जाता है, ये सैद्धांतिकता है। लेकिन जब वो सत्ता में बैठता है तब उसका ध्येय वो लोग नहीं रह जाती, उसको जो चुनते हैं उसका ध्येय हो जाता है वो जो बजट में संकेत करते हैं। वो चंद मुट्ठी भर लोग हो जाते हैं, वो उनके इशारों पर काम करता है, क्योंकि वो सत्ताओं को पैसा देते हैं, सत्ताओं पर कब्जा कर लेते हैं। किसी विचारक ने कहा था कि जब आवारा पूंजी आती है तो सबसे पहले वो सत्ता में और लोकतंत्र में काबिज होती है। हमारे यहाँ ये चीज हो चुकी है कि सत्ता में, लोकतंत्र में आवारा पूंजी घर करके बैठ गई है। इसलिए अब जो राजा जो हमारा सत्ताधीश होता है उसको हर कवि राजा नाम से संबोधित करता है। बुद्धिलाल पाल जी छत्तीसगढ़ के ही युवा कवि हैं, उनका पूरा कविता संग्रह है राजा की दुनिया, और वो राजा कोई और नहीं है, हमारे आपके द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, पर लेकिन वो पूंजी द्वारा संचालित है और वो तानाशाह बन जाता है। तो जो राजा पूंजी द्वारा संचालित होता है, आवारा पूंजी के हित में काम करता है, आवाम के विरोध में काम करता है, उसको व्यंग से हमारे कवि, हमारा समकालीन कवि राजा कहते हैं, अधिनायक कहते हैं। और उनकी ये कविता है राजा, ये जो भास्कर चौधरी जी ने लिखा है, ये इसी क्रम की कविता है। और वो लोकतंत्र पर बड़े सलीके से और बड़े ठोस ढंग से उन्होंने इस चीज को लेकर के प्रहार किया है। इसी क्रम में उन्होंने आदिवासियों पर भी खूब लिखा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने आदिवासियों के केवल जंगल का उल्लेख किया, उनके जनजीवन का भी उल्लेख किया। उनकी जो कविता है आदिवासी, उसमें उन्होंने बहुत ही बारीकी से उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी परंपरा, उनकी भाषाएं, उनका रहन सहन और इन सब चीज़ों के नष्ट होती पहचान पर भास्कर चौधरी ने बड़े अच्छे ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने जो तो बात किया है, बस्तर की जिंदगी को उन्होंने दिया है। और मैं समझता हूँ कि केवल भास्कर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे जाने पहचाने कवि हैं, जो जैसे भी हमारे थे साकिर अली जी, बस्तर पर उनका पूरा कविता संग्रह ही रहा। हमारे विजय सिंह जी हैं, बस्तर पर उनकी ढेर सारी कविताएं हैं। नासिर ने भी बस्तर पर लिखा, कमलेश्वर साहू जी ने बस्तर पर बहुत सी कविताएं लिखी, भास्कर चौधरी भी उसी क्रम में ढेर सारी कविताएं उन्होंने जो है बस्तर के आदिवासियों पर लिखी। और बस्तर के जो आदिवासियों के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में और उन लोगों को का जो जंगल के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो लगाव है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, अगर हमें इसका बोध पाना है तो हमें छत्तीसगढ़ के इन कवियों को
विशेष करके जो हमारे समय के कवि हैं, चाहे शाकिर अली जी हों, चाहे विजय सिंह हों, या भास्कर चौधरी हों, या कमलेश्वर साहू हों, इनको अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। तभी हम जान पाते हैं कि एक बस्तर क्या है। हम तो अखबारों में पढ़ते हैं, हम तो टीवी पर देख लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है बस्तर, इनकी कविताओं को देख करके ही वहाँ के सांस्कृतिक आयामों को हम लोग समझ सकते हैं। इस पर्यावरण अस्मिता के और अपने जल जंगल जमीन के सवालों से और अपने सामयिक जो शासन है, रीति है, ये नीति है, इनसे गुजरने के बाद जो हमारे भास्कर चौधरी जी की जो एक महत्वपूर्ण चिंतन धारा है, वो स्त्री को लेकर के और बच्चों को लेकर के, जो अधिकतर वो स्त्री पर जब वो बात करते हैं तो वो एक जो स्त्रीवाद का जो बना बनाया ढांचा है, जो सीधे अकादमिक दुनिया से जो आता है, उससे वो थोड़ा अलग हट करके बात करते हैं। उनके स्त्रीवाद में उनकी माँ का आगमन रहता है, पत्नी का भी आगमन रहता है, एक कामगार स्त्री का भी आगमन रहता है, और वो उन्हीं को लेकर के बात करते हैं। एक ऐसी स्त्री को लेकर के बात करते हैं जो केवल पुरुषवाद को अपनी केंद्रिकता नहीं मानती, केवल पुरुष को केंद्रिकता नहीं मानती, वो एक दोहरी तिहरी केंद्रिकता से परेशान है। पहली उसकी केंद्रिकता पुरुष है, तो दूसरा उसका एक व्यवस्था जो पूंजीवाद है, और तीसरा जो उसके विरुद्ध जो सामंती अवधारणाएं, सोच और जो बाध्यताएं, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लागू हैं, वो उसके जो प्रकार के वो तिहरा संघर्ष करती है, उन तीनों से जूझती है। ऐसी कई कविताएं भास्कर चौधरी की इस कविता संग्रह में भी हैं, इसके पहले वाले भी कविता संग्रह में भी हैं। विशेष करके जब वो बच्चों पर भी बात करते हैं तो कामगार बच्चों पर ही उनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। और मैं देख रहा हूँ उनकी एक बहुत अच्छी कविता है बच्चियों को लेकर के, मुनिया की दुनिया। ये एक बच्ची है जो रेलवे के डिब्बे में सुबह से पना जाती होगी, भिक्षा या भीख मांगती होगी। उसकी माँ है और वो है, और उसकी माँ अपना घर में रहती है, बहुत ही काम नहीं कर पाती है, वही केवल बच्ची है, उसी बच्ची पर वो चित्रण करते हैं। एक पाठशाला है मुनिया के घर के पास, एक पाठशाला है मुनिया के घर के पास, मुनिया के पेट बराबर खाना भी मिलता है वहाँ। पर मुनिया की दुनिया शाला की कक्षा नहीं, रेल के डिब्बे हैं। रेल के डिब्बों से एक नहीं 4 जनों का पेट पलता है, मुनिया के दम पे अम्मा का घर चलता है। ये कविता है। ये कविता है कि जहाँ घर में कोई काम करने वाला नहीं, जो अपने घर से, जंगल से, ज़मीन से विस्थापित है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो रेल में, होटलों में, इन जगहों पर जो काम करते हैं, उनसे उनको वो जो पैसा कमा करके लाते हैं, उससे उनके पूरे घर का पेट पलता है। कितनी दर्दनाक कविता है। ऐसी बहुत सी कविताएं बच्चों पर, जो बच्चे शिक्षा से वंचित किए गए हैं, जो बच्चे जो शोषित हैं, वो जिन्हें व्यवस्था ने शोषण और शिक्षा से वंचित कर दिया है, ऐसे बच्चों पर उनकी नज़र बहुत साफ है, और वो साफ साफ इसका दोष उस व्यवस्था को देते हैं, उस व्यवस्था को जो हमारे इस पर्यावरण को, हमारी आत्मीयता को, हमारी चेतना को, हमारे आंदोलनों को और हमारी अपनी उपस्थिति को नष्ट कर रही है। इसलिए भास्कर चौधरी केवल और केवल इस नए उदारवाद और इसके द्वारा पैदा की गई नई शोषकीय संस्कृति के प्रतिरोध में उनकी सारी कविताएं हैं। अब उसमें हम लोग अपने अलग अलग पक्ष खोज सकते हैं, या तो बच्चों का पक्ष, या तो पर्यावरण का पक्ष, या तो सत्ता के प्रतिरोध का पक्ष, लोकतंत्र का पक्ष, सांप्रदायिकता का भी पक्ष। ऐसा नहीं कि वो सांप्रदायिकता पर बात नहीं करते। भास्कर चौधरी अपनी कई कविताओं में सांप्रदायिकता पर बात करते हैं, और विशेष करके जो भी हमारी समस्याएं इस उत्तर आधुनिक पूंजीवाद की देन है, चाहे वो सांस्कृतिक समस्या हो, चाहे हमारी सामाजिक समस्या हो, उन सब पर वो लगातार बात करते हैं। फिर ये जो आर्थिक उदारीकरण है कि जिसे हम की बाजारवाद का आधार मानते हैं, जो भूमंडलीकरण का कारण है, इसका आगमन ही सांप्रदायिकता की बनी बनाई पृष्ठभूमि पर हुआ।
हमने कहा था 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ तो सबसे पहले सांप्रदायिक दंगे कराए गए, राम मंदिर मस्जिद के बहाने जो है तो लोगों को विभाजित किया गया, हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, और वो चर्चा जो अखबारों में मीडिया में हर जगह होनी चाहिए थी वो हमारी चर्चा उस समय नहीं हो सकी, और उसकी चर्चा अब आज हो रही, क्योंकि वो एक समस्या है। उन्होंने अपनी इस कविता संग्रह की कई कविताओं में इस चीज को उठाया है। विशेष करके मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगा, दंगा करने के बाद बच्चे, दंगों के बाद बच्चे। इस कविता को जरा देखिए। मैं देख रहा हूं दंगों के बाद बच्चे न खिलखिला रहे हैं, न दौड़ रहे हैं, न खेल रहे हैं, न लड़ झगड़ रहे हैं, न गलबहियां कर रहे हैं, न बतिया रहे हैं, बच्चे रेंग रहे हैं। सुनो बड़ो सुनो, कान खोल कर सुनो, बड़ों की दुनिया में बेहद खतरनाक है बच्चों का रेंगना। दंगा हो, इसमें हामिद भी है, मैं मुसलमान, ऐसी तमाम कविताएं हैं जहाँ पर वो की एक इंसान से इंसान के भाईचारे की बातें करते हैं, आपसी एकता की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासतों की बात करते हैं, और उन चीज़ों पर प्रहार करते हैं जो हमारी इस एकता को, जो हमारी सांस्कृतिक समझदारी को, जो एक सामाजिक संस्कृति है, इसको जो नष्ट करने वाली ताकतें हैं, उनसे वो लगातार निरंतर अपनी कविताओं में मोर्चा लेते हैं और समय के साथ प्रतिरोध करते हैं। तो भास्कर चौधरी के लिए ये जो मैंने उनका जो ये कविता संग्रह है, उनकी चयनित कविताएं, इन्हें केवल चयनित न माना जाए, इन्हें भास्कर चौधरी की कविताओं का पूरा एक रूपाकृति माना जाए कि कैसा उनका लेखन है, उनका सरोकार है, समय के प्रति उनकी सोच क्या है, और अपने समय की समस्याओं का विश्लेषण करने की उनकी क्षमता क्या है, और वो कैसे इन घटनाओं को देखते हैं, परखते हैं और हमारे सामने जो है तुला करके रखते हैं। इन कविताओं में वो सारी चीजें हैं। किसी कवि के लिए यही महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसने कविता में क्या लिखा और क्यों लिखा, महत्वपूर्ण होता है वो कविता में रेखांकित क्या कर रहा है। इसलिए मैंने पहले कहा था कविताएं तो बहुत लिखी जा रही हैं, इस दौर में तो रोज कविताएं लिखी जा रही हैं, हजारों कविता संग्रह आ रहे हैं, चर्चा भी नहीं हो रही, खत्म भी होते जा रहे हैं। आज कविता लिखी गई, कल खत्म हो गई। आज कविता संग्रह आया, 2 महीने बाद गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन जो चीज समय के साथ होती है, जो चीज समय को लेकर के चलती है, वो केवल तात्कालिकता नहीं होती, वो समय के साथ पूरे एक कयानात को लेकर के वो कविता लिखी जाती है। आज के दौर में क्या हो रहा है, पहले के दौर में क्या हुआ था, उस दौर में कवि ने क्या कहा था, आज जब उस दौर में उस बात को न सुना गया तो आज इस तरह का प्रतिफल हमारे सामने आया। ऐसा नहीं है कि आर्थिक उदारीकरण का, पर्यावरण का मुद्दा है या बच्चों का मुद्दा कोई बहुत नया मुद्दा है, लेकिन साहित्य के लिए तो नया है ना। साहित्य में बच्चों को लेकर के क्या लिखा गया, बहुत कम लिखा गया। पर्यावरण को लेकर के आंदोलन हुआ क्या, नहीं हुआ। जबकि राजनीति में, व्यवहारिकता में वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये बचाओ, बच्चों को काम जो तो करने वाले जो बचपन बचाओ आंदोलन वगैरह काफी समय से हो रहे हैं। आवाज वो साहित्य में आ रहा है और एक नए ढंग से आ रहा है। वो आंदोलन जो हुए थे पर्यावरण को बचाने के लिए, आज वो हाशिए पर चले गए, क्योंकि उस समय जो हमारा खतरा होता था, जो शत्रु होता था, वो हम ही आपस के लोग होते थे। हम ही लोग पेड़ काट करके कंडे आग में जलाते थे, कुछ करते थे। लेकिन आज जो खतरा है उससे बहुत भयानक है, बहुत ही बड़ा है और विभत्स है, भीषण है कि वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। हम लोग 1-2 पेड़, 4 पेड़ उस समय लोग अपना काटते रहे होंगे, आज पूरे के पूरे 1000 लाख पेड़, जंगल के जंगल, और कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। प्रतिरोध करने वाली शक्तियों को नष्ट कर दिया जा रहा है। सब कुछ सत्ता के संरक्षण में चंद पूंजीपति हमारी संस्कृति, हमारे जंगल और हमारे हवा को खत्म कर रहे हैं। यही कहना है भास्कर चौधरी का अपनी कविताओं में, और इन कविताओं को अवश्य पढ़िए। ये हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि भास्कर चौधरी। इसके बाद
मैं अगले कविता संग्रह के साथ अगली बैठक में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।